हेलो फ्रेंड, हम लोग सेट नंबर 9 को डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोग झारखंड का जीके और समान अध्ययन के क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। सो आज के वीडियो में हम लोग समान विज्ञान और कंप्यूटर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही जो है हमारा सेट नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग किस में नहीं होता है? सर्च लाइट के रूप में। ठीक है, ये सर्च लाइट के रूप में तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता ही है। सौर भट्टी के रूप में, सौर भट्टी में भी जो है अवतल दर्पण लगा होता है, ये भी सही है। पांचदर्शी दर्पण यानी जो हम ये जो साइड मिरर है, साइड मिरर के रूप में हम इसका उपयोग नहीं करते। अवतल दर्पण का यूज जो है साइड मिरर के रूप में नहीं होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी जो गाड़ी का हेडलाइट है वहाँ पर हम अवतल दर्पण का ही यूज करते हैं, यानी ये डी भी सही है। साइड मिरर के रूप में हम किस दर्पण का यूज करते हैं? तो साइड मिरर के रूप में हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घ वृत्ताकार दिखने का कारण क्या है? ठीक है, ये क्या बोला कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है सूर्य जो है हमें दीर्घ वृत्ताकार दिखता है। इसका कारण क्या है? तो अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पराकिरणन या प्रकाश का विसरण। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो दीर्घ वृत्ताकार है ये दिखता है सूर्य का जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आप लोगों को अब थोड़ा बचपन की ओर ले चलते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कुछ जान लेते हैं। आप लोग बचपन में बहुत पढ़े होंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जैसा कि आप लोग बचपन में पढ़ चुके होंगे कि जब प्रकाश एक मीडियम, मान लीजिए मेरे पास कोई मीडियम 1 है, ये मेरे पास कोई मीडियम 2 है, तो यहाँ पर जो प्रकाश का अपवर्तन क्या बोलता है कि जब प्रकाश एक मीडियम से, ये मीडियम 1 में अभी ट्रेवल कर रहा प्रकाश, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। ठीक है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे ही जाएगा तो ये जो अपने ओरिजिनल पथ से विचलित हो जाएगा। ओरिजिनल पथ से क्या हो जाएगा? प्रकाश अपने ओरिजिनल पथ से विचलित हो जाएगा। तो यही जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर जब प्रकाश अपने ओरिजिनल पथ से विचलित हो जाता है तो उसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा परिभाषा आप लोग को सभी को पता होगा। उसके बाद अब प्रकाश के अपवर्तन संबंधित कुछ नियम है। ठीक है, ये भी आप लोग बचपन में पढ़ चुके होंगे। जैसे इसमें बोलता है कि आपतित किरण, ये मेरे पास आपतित किरण हो गया, इंसिडेंट रे आई, और ये मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे आर। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और जो ये अभिलंब है मेरा, ये मेरे पास अभिलंब है। ये तीनों क्या होता है? एक ही तल में होते हैं। उसके बाद दूसरा नियम क्या बोलता है कि यहाँ पर दूसरा नियम इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिए या कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। तो दूसरा नियम में क्या बोलता है कि आपतन कोण, ये जो मेरे पास कोण बन रहा है ये आपतन कोण, और ये मान लीजिए इसे आई कह दिया हम लोग, आपतन कोण आई और परिवर्तन कोण आर। ठीक है, आपतन कोण आई, परिवर्तन कोण आर जो है ये दोनों का अनुपात एक कांस्टेंट होगा, यानी साइन साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, ये क्या है? कांस्टेंट है। ये पूरे फॉर्मूला को हम लोग किस नाम से जानते थे? तो इस पूरे फॉर्मूला को हम लोग स्नेल्स का नियम कहते थे। ये आप लोग को ध्यान में होगा, क्लास 9-10 के में ये चीज़ पढ़े हम लोग। तो ये पूरे साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू, ये पूरे को हम क्या कहते हैं? स्नेल्स नियम कहते हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट डाउन कर लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी जो है लोग या विद्यार्थी जो है फंस जाते हैं। जैसे ये मेरे पास मीडियम है, ये मान लीजिए मेरे पास विरल मीडियम है, विरल मीडियम, और ये मेरे पास सघन मीडियम। ठीक है, अब यहाँ पर जो कंडीशन होता है उससे आप याद रखिए। विरल मीडियम को हम लोग रेयर मीडियम कहते हैं इंग्लिश में, रेयरर मीडियम, और इंग्लिश में सघन मीडियम को हम डेंसर मीडियम कहते हैं। ठीक है, रेयर मीडियम में जैसे हम ले लिए वायु को, ठीक है, ये गैस ले लिए या वायु ले लिए, और डेंसर मीडियम में हम ले लिए कांच। ठीक है, ये मेरे पास कांच का मीडियम है। अब क्या बोलता है कि अगर इस माध्यम से अगर कोई जो प्रकाश का किरण है विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रहा है, ठीक है, ये प्रकाश का किरण क्या सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है, तो ये क्या होगा? ये अपने अभिलंब की ओर मुड़ेगा। ठीक है, ये अभिलंब की ओर ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला कंडीशन ये हो गया क्या कि जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में ट्रेवल करता है तो प्रकाश की जो किरणें हैं वो किस ओर मुड़ती है? तो ये अभिलंब की ओर मुड़ती है। अब दूसरा पॉइंट को नोट डाउन करिए। दूसरा पॉइंट डाउन नोट करिए, ये मेरे पास हो गया सघन मीडियम यानी डेंसर मीडियम, ये मेरे पास रेयर मीडियम। जब प्रकाश यहाँ पर जब प्रकाश क्या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाता है तो ये अभिलंब से दूर जाती है। ठीक है, इस दोनों पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है कि जब प्रकाश का जो है प्रकाश
रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और जब प्रकाश डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो ये अभिलंब से दूर जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को और नोट डाउन कर लिए, जैसे प्रकाश के अपवर्तन संबंधित कौन कौन से घटनाएं होती है। तो प्रकाश से अपवर्तन संबंधी जो महत्वपूर्ण घटनाएं, तो सबसे पहले तो एक आप पढ़ेंगे रात्रि में जो है तारों का टिमटिमाना। ठीक है, रात्रि में तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। दूसरा एक एग्जाम्पल इसका है कि जो पानी से भरा हुआ बर्तन की तली में जो है, पानी से ये भरा हुआ कोई मेरे पास बर्तन है, ठीक है, ये बर्तन है, पानी से भरा हुआ बर्तन की तली में जब हम सिक्का डालते हैं तो सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आता है। ठीक है, तो ये भी किसके कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इससे रिलेटेड एक और ऐसे ही एग्जाम्पल है, जैसे हम कोई छड़ी को इसमें डालते हैं तो ये छड़ी मुझे थोड़ा टेढ़ा नजर आता है। ठीक है, कोई सीधा छड़ी को डालें तो जो छड़ी है ये थोड़ा टेढ़ा नजर आता है, ये भी किसके कारण नजर आता है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इससे रिलेटेड सेम एक और एग्जाम्पल है, जैसे तल में पड़ा हुआ मछली। ठीक है, तल में पड़ा हुआ मछली को हम जब देखते हैं तो ये तल से थोड़ा ऊपर नजर आता है। ठीक है, तल में पड़ा हुआ जो मछली है ये तल से थोड़ा ऊपर नजर आता है, ये किस कारण होता है, तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, ये तीन चार एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद अभी सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो है सूर्य का थोड़ा दीर्घ वृत्ताकार नजर आना, ये भी जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, चलिए आप इन पॉइंट को नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलेगा, मोटर, डायनमो, बैटरी या जनरेटर। तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा ये तो बैटरी में होता है। केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी में कौन चेंज करता है, बैटरी, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सड़कों गलियों में प्रकाशमय करने के लिए लगाए गए लैंपों का जोड़ा होता है। ठीक है, सड़कों या गलियों में जो लैंप लगाया जाता है वो कौन से सीरीज में लगाया जाता है, तो श्रेणी मतलब हो गया सीरीज में, समानांतर हो गया पैरेलल कनेक्शन, श्रेणी समानांतर मतलब सीरीज पैरेलल कनेक्शन, या सिरे से सिरे मिलाकर। तो यहाँ पर जो भी लैंप जो सड़क या गली में लगे रहते हैं वो किस कनेक्शन में लगते हैं, तो पैरेलल कनेक्शन में लगता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब पैरेलल कनेक्शन में लगाने का कारण क्या है, मान लीजिए ये पैरेलल कनेक्शन में लगेगा तो ये एक इंच से एक इंच से है, तो यहाँ पर अगर कोई एक बल्ब खराब होगा तो दूसरा बल्ब पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए जो है पैरेलल कनेक्शन में लगाया जाता है। मान लीजिए हम इसे सीरीज में अगर कनेक्ट करते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर कोई भी बल्ब में अगर शॉर्ट होता तो ये सारा बल्ब शॉर्ट हो जाता है, इसलिए जो है हम सीरीज कनेक्शन नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन आप लोग एक कमेंट करके बताएं कि हमारे घर के जो उपकरण है वो किस कनेक्शन में लगे होते हैं, सीरीज कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन। आप लोग इसका जो है आंसर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है, वाट, किलोवाट आवर या जूल। तो विद्युत ऊर्जा का जो कमर्शियल यूनिट है वो किलोवाट आवर है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है ये भी एग्जाम में पूछता है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, 1 किलोवाट आवर में ये जो होता है 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है एग्जाम। ठीक है, रेलवे या एनटीपीसी का एग्जाम में आप देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है। तो 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, तो 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, अणु शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो जॉन डाल्टन, डेमोक्रिटस, ई रदरफोर्ड या जे थॉमसन। तो अणु शब्द का जो प्रतिपादन है ये डेमोक्रिटस के द्वारा किया गया था, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, रूटाइल, हेमेटाइट, चूना पत्थर या पिच ब्लेड। रेडियम जो है ये पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश के आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में है तो तत्वों को हम किस आधार पर अरेंज किए थे, तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, बढ़ते हुए परमाणु के आकार के आधार पर, या आयनीकरण एंथैल्पी के आधार पर। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो तत्वों को हम लोग अरेंज किए थे ये बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। निम्नलिखित में कौन सा एक क्षारीय या अल्केलाइन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा एक क्षार नहीं है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम या सल्फर। तो सल्फर हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो जो क्षार कौन सा इसमें नहीं है, तो सल्फर। सल्फर क्या है, तो सल्फर एक तरह का अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा? CS और Na, मतलब सीजियम और सोडियम, गैलेनियम और सीजियम, सोडियम गैलेनियम, लिथियम और सोडियम। तो हाथ पर रखने पर पिघल जाने वाले जो तत्व हैं ये गैलेनियम और सीजियम है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। साथ में आप याद रखिए कि लिथियम और सोडियम ऐसे धातु हैं जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। लिथियम और सोडियम ऐसे धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? एरेक्ट हेमिनिड, लार्ज ब्रेन हेमिनिड, बाइपिडल हेमिनिड या वाइज हेमिनिड। तो मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का जो अर्थ होता है ये वाइज होमिनिड होता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रा प्रजनन करता है विखंडन के द्वारा, बहुविखंडन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा या बाइनरी विखंडन के द्वारा? तो हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि है वो मुकुलन होता है, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हाइड्रा में किस विधि के द्वारा प्रजनन होता है? तो मुकुलन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समानता निम्नलिखित में कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? ठीक है, यहाँ पर कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? पर्यावरणीय कारक, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन, आनुवांशिकी संशोधन या ट्रांसमिशन? तो यहाँ पर जो कैंसर का कारण नहीं होता है ये ट्रांसमिशन हो जाएगा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो जाएगा। डैश एक मसल्स नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलता है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा एक मसल नालिका होता है जो मूत्र को कहाँ से, मूत्र को गुर्दा से मूत्राशय की ओर ढकेलता है? तो ये क्या हो जाएगा? तो गर्भाशय, मूत्रवाहिनी, गुर्दे की श्रेणी या पित्त नालिका? तो ये तो सिंपल सा हो जाएगा, मूत्रवाहिनी के द्वारा जो है यहाँ पर जो मूत्र है वो गुर्दा से मूत्राशय की ओर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग की पहचान करें जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करता है, ठीक है। शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग कौन सा ये प्रोवाइड करता है? तो गर्भाशय, शुक्रवाहिका, अंडकोश की थैली या मूत्र मार्ग? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। मूत्र मार्ग जो है जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए ही सेम पार्ट को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का अवशोषण करता है? तो शरीर में कैल्शियम का अवशोषण करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन डी, बी या विटामिन B6? तो शरीर में कैल्शियम का अवशोषण करने वाला जो विटामिन है वो विटामिन डी है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? मतलब यहाँ पर किसमें एक फल के अंदर ढेर सारा बीज नहीं होता? तो पपीता के अंदर होता है, सेब के अंदर भी होता है, अनार के अंदर भी होता है, लीची में केवल आप देखते होंगे एक ही बीज होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है? ठीक है, बैकअप के बारे में सच नहीं है। कंप्यूटर फाइलों की सटीक प्रतिलिपि बनाता है, ये सही है। यह कारोबार को निरंतर योजना का हिस्सा है, ये भी सही है। पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं होती, नहीं ये गलत है। पीसी को जो हम नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल में फार्मूला का प्रतीक से शुरू होता है, ठीक है। एमएस एक्सेल में हम जो भी फार्मूला लिखते हैं वो किससे स्टार्ट होता है? तो प्लस से, इक्वल टू से, हैशटैग से या @ से। तो एमएस एक्सेल में जो भी हम फार्मूला लिखते हैं वो इक्वल टू से स्टार्ट होता है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इक्वल टू से जो भी फॉर्मूला स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है? तो इक्वल टू से। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? प्लास्टिक का, प्लाज्मोडियम का, माइटोकॉन्ड्रिया का या राइबोसोम में? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो हम यूज करते हैं ये प्लाज्डिम का यूज करते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब कंप्यूटर के क्वेश्चन को देखते हैं। अधिकांश कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? अल्फ़ाबेट, क्वार्टी, आस्की या IEEE? अधिकांश कीबोर्ड का जो डिफ़ॉल्ट लेआउट किस रूप में होता है? ये तो क्वार्टी कीबोर्ड में होता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। लेजर प्रिंटर डैश का प्रयोग करता है? कोई टोनर नहीं, क्योंकि ऊष्मा संवेदी कागज का प्रयोग करता है, नहीं ये गलत हो जाएगा। रिबन टोनर, इसका भी नहीं। तरल टोनर मतलब लिक्विड टोनर, इसमें भी नहीं यूज होता है। ये जो लेजर प्रिंटर में होता है ये कार्टेज यूज होता है, कार्टेज यूज पाउडर युक्त टोनर, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। लेजर प्रिंटर में क्या होता है? तो कार्टेज युक्त कार्टिज युक्त जो पाउडर यूज होता है टोनर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मृति में आंकड़ों की स्थिति, यानी मेमोरी में जो डेटा की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का संसाधन कौन सा है? तो एक्यूमुलेटर, एड्रेस, LDA या रैम? तो जो मेमोरी में जो डेटा का हम पता किसके द्वारा करते हैं? तो एड्रेस मेमोरी के द्वारा, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पता यानी एड्रेस के द्वारा। अस्थिर यानी वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है, तो वोलाटाइल की मेमोरी का कौन सा उदाहरण हो जाएगा? तो रैम वोलाटाइल है, यानी रैम। यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रैम वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है। और रैम किसके अंतर्गत आता है? तो ये प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण है। डैश सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है?
तो परसिस्टेंट, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक या फ्लैश। तो आजकल सबसे कॉमन टाइप का जो स्टोरेज डिवाइस यूज हो रहा है ये मैग्नेटिक डिस्क होता है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर कौन कौन आ जाएगा, तो हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। डिस्क प्रबंधन यानी डिस्क मैनेजमेंट के दौरान फाइलों के भंडारण, पुनर्प्राप्ति और हटाने के कार्य संचालन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो नेटवर्क मैनेजमेंट नहीं, सिस्टम का रखरखाव नहीं, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, ये जो फाइल का जो भंडारण है, पुनः प्राप्ति और हटाने का जो प्रक्रिया है, इसे हम क्या कहते हैं, तो फाइल मैनेजमेंट कहते हैं, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सेल्फ सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सिस्टम टेस्ट या प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट। तो पोस्ट का जो फुल फॉर्म है ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलेगा उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रोसेसर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर या इंडिटर। तो यहाँ पर देखिए इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों सोर्स कोड को जो है ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है, लेकिन जो कंपाइलर है एक बार में ही कर देता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा तो डिफाइन नहीं किया गया, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर मारिएगा आप लोग चूज करिएगा कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर जो है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देता है, लेकिन जहाँ पर अगर बोल देता 1 by 1 करेगा तो ये इंटरप्रेटर हो जाएगा फिर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर वैसा कुछ बोला नहीं तो कंपाइलर हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होता है, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या शामिल होता है, तो आंकड़े, अनुदेश और आंकड़े, निम्न स्तरीय भाषा, आदेश, आंकड़ा, निम्न स्तरीय भाषा। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में ये सभी सम्मिलित होते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर जगह ऑप्शन डी हो जाएगा। आदेश हो गया, कमांड, आंकड़ा हो गया, डेटा, और निम्न स्तरीय मतलब लो लेवल लैंग्वेज, ये सभी जो है कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होता है। निम्नलिखित में कौन एक विषम विकल्प है, इसमें ज्ञात करना। ठीक है, निम्न में से विषम कौन है, तो पास्कल, फोर्ट्यून, पाइथन या बेसिक। तो यहाँ पर जो विषम हो जाएगा ये पाइथन हो जाएगा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अब ये विषम क्यों है, तो यहाँ पर जो पाइथन है, पाइथन में हम लोग क्या यूज करते हैं, पाइथन में जो है इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। ये सभी लेकिन हाई लैंग्वेज है, लेकिन पाइथन में क्या है, इंटरप्रेटर को यूज करते हैं सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करने के लिए। बाकी पास्कल, फोर्ट्यून और बेसिक में यहाँ पर हम लोग कंपाइलर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्टेन संख्या के तंत्र का बेस होता है। ठीक है, ऑक्टेन संख्या तो ये डायरेक्ट है ऑक्टेन नंबर का है, तो ये बेस 8 हो जाएगा, बाइनरी का बेस 2 हो जाएगा। बाकी हेक्साडेसिमल का आपका बेस 16 हो जाएगा और डेसिमल का बेस 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम है। ठीक है, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क के संस्थिति का एक अन्य नाम क्या है, तो मेष, स्टार, ट्री या रिंग। तो पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क का संस्थिति के लिए एक अन्य नाम जो कहलाता है ये मेष कहलाता है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बिना केबल के प्रयोग से नेटवर्क के कनेक्ट करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं, ये तो आप सभी को पता होगा, बिना केबल का यूज करके हम उसे क्या कहते हैं, वायरलेस कहते हैं, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वायरलेस, बिना केबल का, जिसे हम कनेक्ट करते हैं नेटवर्क को। दो स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटर के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए वे आपस में किसके द्वारा कनेक्ट करना चाहिए, तो इंटरनेट के द्वारा, हब के द्वारा, रिपीटर के द्वारा या मोडम के द्वारा। तो दो स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटर के बीच फाइलों के ट्रांसफर के लिए हम उससे इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करेंगे, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से एप्पल के द्वारा कौन सा ग्राफिकल वेब ब्राउजर विकसित किया गया है। ठीक है, एप्पल के द्वारा कौन सा जो है वेब ब्राउजर विकसित किया गया था, सफारी, फायरबॉक्स, क्रोम या एज। तो एप्पल के द्वारा जो विकसित किया गया है ये इसका जो नाम है वेब ब्राउजर का सफारी, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी फायरबॉक्स हो गया गूगल का, मोजिला फायरबॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट ये एज हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट का एज हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का, और बाकी क्रोम जो है ये गूगल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल या इनमें से कोई नहीं। तो ईमेल का जो फुल फॉर्म होगा ये इलेक्ट्रॉनिक मेल होगा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं ईमेल का खोज कौन किया था। तो ईमेल का खोज के लिए दो व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, एक टॉम लिंसन, ठीक है, इनका नाम याद रखिए। ये सबसे पहले 1971 में ईमेल का खोज किए थे, लेकिन उसके बाद एक शिवा अय्यादुरई, ठीक है, शिवा अय्यादुरई, ये भारतीय मूल के थे, शिवा अय्यादुरई, ये भी जो है 1982 में जो है पूर्ण रूप से ईमेल का खोज किए थे। तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, कौन, एक टॉम लिंसन और शिवा अय्यादुरई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख,
विश्व व्यापक जाल WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है? बिल गेट्स, ली एन फ्योंग, एन रसेल या टिम बर्नर्स-ली। तो WWW के जो आविष्कारक है कौन है? ये टिम बर्नर्स-ली है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। वैन का पूर्ण रूप क्या है? तो ये तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक वेब पेज पर एक विजिटर भेजता है जो अब मौजूद नहीं है। ठीक है, एक वेब पेज पर एक विजिटर को भेजता है जो अब मौजूद नहीं है, ये कौन सा हो जाएगा? डिसेबल लिंक, हाइपर लिंक, डिलीटेड लिंक या ब्रोकन लिंक। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रोकन लिंक। विंडोज के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका निम्नलिखित में कौन सा है? ठीक है, विंडोज के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो Alt प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब या शिफ्ट प्लस अल्ट। तो विंडोज के बीच जल्दी जल्दी जो हम अदला बदली करते हैं वो Alt प्लस टैब के थ्रू करते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।